हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम करेंगे 2026 का जो सैंपल पेपर केमिस्ट्री का बोर्ड ने हरियाणा बोर्ड ने अपनी साइट पर डाला हुआ है वो हम आज करेंगे। आज हम लगभग सारे एमसीक्यूज कवर करने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ये तो पूरी जनरल इंस्ट्रक्शंस दी हुई है, ये तो आपको पढ़नी होती है पेपर करने से पहले। मेन इंस्ट्रक्शंस ये दी हुई है, ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी। Write the correct option in objective type questions and marks of each questions are indicated against it. तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन कौन से हैं? चार आपके पास ऑप्शन दिए हुए हैं। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए आइडियल नॉन आइडियल का, पहले तो इनके स्ट्रक्चर्स बना के देखो जो आपको ऑप्शंस में दिए हुए हैं। अब आपको फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है ब्रोमो बेंजीन, नहीं भी बनाना है ऐसे इसमें भी देख सकते हो। देखो ब्रोमो बेंजीन और ब्रोमो इथेन। इथेन क्या होता है? C2H6 और बेंजीन क्या है? बेंजीन रिंग। बेशक दोनों में ब्रोमो है, सेम है, जो सब्सटेंट लगा हुआ है वो सेम लगा हुआ है। C2H5Br बन जाएगा ये, और ये बन जाएगा ऐसे बेंजीन रिंग के ऊपर Br। अब कार्बन चेन पे हमें फोकस करना है कि कार्बन चेन या रिंग जो है वो दोनों मॉलिक्यूल्स में सेम है या नहीं है। बेंजीन तो अलग है, इथेन अलग है, ये तो मैच हो नहीं सकता। सेकंड मॉलिक्यूल में भी देखो इथेन और बेंजीन कोई मैच नहीं है, बस इसने फर्स्ट मॉलिक्यूल में अब इथेन दे दिया है, सेकंड मॉलिक्यूल में अब बेंजीन। थर्ड दिया हुआ है बेंजीन प्लस इथेनॉल। बेंजीन तो यही है, रिंग अभी बनाई थी। और इथेनॉल क्या होता है? C2H5OH। बस इथेन में Br की जगह क्या लगा दिया? OH लगा दिया। इन दोनों का भी कोई मेल नहीं है। लास्ट है बेंजीन एंड टोलिन। बेंजीन यही है। टोलिन क्या होता है? बेंजीन रिंग के ऊपर CH3, इसको टोलिन बोलते हैं। अब देखो बेंजीन में भी ये रिंग है, टोलिन में भी ये रिंग है। दोनों जब सेम सेम है, बिल्कुल हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट बिल्कुल सेम है, जो उसका मेन स्ट्रक्चर है मॉलिक्यूल का वो सेम है, दैट मीन्स वो दोनों जो है वो क्या है? आइडियल सॉल्यूशन बनाएंगे। तो इसमें आइडियल सॉल्यूशन बताना था कौन सा है, तो इसका ऑप्शन क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी। इसमें आपको कोई भी फॉर्मूला नहीं लगाना है, कुछ भी नहीं सोचना है, जस्ट हमें स्ट्रक्चर पता होना चाहिए उस चीज का, तो हम ये क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। बेंजीन इथेन का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, इथेन बेंजीन का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, बेंजीन इथेनॉल का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। बेंजीन और टोलिन ये बिल्कुल आइडियल बनाएंगे, क्योंकि बेंजीन और टोलिन में जो मेन कार्बन पार्ट है वो बिल्कुल सेम है। दिस इज बेंजीन एंड दिस इज टोलिन। सब्सटेंट यहाँ पे H है। बेंजीन रिंग में क्या होता है? 6 के 6 कार्बन के पास एक एक हाइड्रोजन होती है, तो यहाँ पे तो हमारे पास क्या हो गया? H हो गया। यहाँ हमारे पास CH3। सब्सटेंट्स डिफरेंट है, लेकिन मेन कार्बन चेन क्या है? कार्बन रिंग जो है वो क्या है? बिल्कुल सेम। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। बाकी तीनों क्या है? नॉन आइडियल। सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अफेक्टेड बाय द कैटलिस्ट। देखो कैटलिस्ट ने जो चेंज करना है वो स्पीड ऑफ द रिएक्शन को चेंज करना है, और वो किस पे इफेक्ट करता है? एक्टिवेशन एनर्जी पे। इन दोनों चीजों के अलावा जो भी चीज लिखी आ जाए वो उस पे इफेक्ट नहीं करता। एक्टिवेशन एनर्जी और स्पीड ऑफ रिएक्शन इन दोनों पे इफेक्ट करेगा, बाकी कोई भी चीज इफेक्ट नहीं होगी। तो इसमें दोनों ही ऑप्शन है, एंथैल्पी और गिब्स एनर्जी, ये दोनों ही आ जाएंगे, क्योंकि स्पीड ऑफ रिएक्शन पे तो अफेक्ट करती है। नन ऑफ द अबव इसका ऑप्शन नहीं है। इसका ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों ही आ जाएंगी, एंथैल्पी और गिब्स एनर्जी। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ HI ऑन गोल्ड सरफेस। ये वाले वर्ड्स याद रखने हैं इसमें, डिकम्पोजिशन वाले क्वेश्चंस में। ये काइनेटिक्स का क्वेश्चन है। अगर कोई भी रिएक्शन किसी और के सरफेस पे हो रहा है देन इट इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन। देखो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ये हो सकता है, लेकिन यहाँ पे नहीं है। HI सिंपल मॉलिक्यूल है, उसकी डिकम्पोजिशन हो रही है,
और किसके सरफेस पे हो रही है, किसी और के सरफेस पे हो रही है। तो जब कोई रिएक्शन किसी और के सरफेस पे होता है तो वो हमारा होता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन। फोर्थ में पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आयन हैज द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Mn। Mn की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ तो देखो क्लियर है +2। यहाँ देखो Mn को x मान लो, 4 ऑक्सीजन है, चार्ज कितना होता है -2, और ऊपर जो चार्ज लिखा होता है वो इस मॉलिक्यूल का कंप्लीट चार्ज होता है -2। तो 4 इंटू 2 कितना होगा -8, उधर जाके क्या हो जाएगा +8, और 8 -2 कितना हो जाएगा 6, ये प्लस का 6 आ गया। MnO4 नेगेटिव में क्या होगा, Mn को x मानो, 4 ऑक्सीजन है, चार्ज -2, और उधर चार्ज कितना है -1। देखो ऊपर चार्ज -1 दिया हुआ है तो इक्वल्स टू किस तरफ, ये 6 आया था, ये कितना आ जाएगा -1 + 8 + 7। तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन किसमें आई, ऑक्सीडेशन स्टेट MnO4 नेगेटिव में। ऑल ऑफ द अबव नहीं होगा, इसका ऑप्शंस दे रखे हैं उसके अकॉर्डिंग चलो। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना बहुत इजी है, ऐसे ऑप्शंस में तो, ऐसे क्वेश्चंस में तो उसको ऑप्शंस को सॉल्व कर लिया करो। तो इसका आंसर क्या आ गया हमारा MnO4 नेगेटिव, जी MnO4 नेगेटिव, सी इसका आंसर है। नेक्स्ट दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है म्यू इक्वल्स टू √n इंटू n+2, ये फॉर्मूला है। और n क्या होता है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर हमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पता है तो हम इजीली मैग्नेटिक मोमेंट निकाल देंगे, और उसके लिए कुछ भी ज्यादा इसमें यहाँ जो है चीजें लिखने की जरूरत नहीं है। देखो वेनेडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है 23। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी क्या है, आर्गन 18, 4s2, 3d3। अब V+2 स्टेट में है, मतलब 4s में से 2 इलेक्ट्रॉन्स हटा दो, क्या बचा, अब D में 3 इलेक्ट्रॉन्स है। अगर ये D इलेक्ट्रॉन्स का काउंट 5 से कम है तो यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, जितने लिखे हुए हैं। जैसे वो ऑक्टेट रूल में हम करते हैं कि लेस देन 4 इलेक्ट्रॉन्स है तो ऑक्सीडेशन स्टेट उतनी आ जाएगी एलिमेंट की, मोर देन 4 है तो 8 में से माइनस करते हैं। यहाँ पे भी वही रूल चलेगा वैसा ही। अगर 5 से कम इलेक्ट्रॉन्स हैं डी ऑर्बिटल में तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स उतने ही आ जाएंगे। लेकिन अगर 5 से ज्यादा है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो क्या करोगे, 10 में से उसको माइनस करोगे। ठीक है, अभी इसमें क्या है V+2 में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो अभी लिख लेते हैं हम कि V+2 के इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए 3। तो V+2 के इलेक्ट्रॉन्स हो गए अनपेयर्ड 3। 3 के अकॉर्डिंग हमें मैग्नेटिक मोमेंट निकालनी पड़ेगी, अभी हम नहीं निकालेंगे, हमें तो सिर्फ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स देखने हैं। टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 22। ऑब्वियस सी बात है इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगी 3d2 आ जाएगी। इससे पहले ही है ना, वैनेडियम 23 है और ये कितना है 22 है, तो 3d2 बनेगा, 4s2 3d2, और 2 प्लस है तो 4s2 में से इलेक्ट्रॉन गए और बचा सिर्फ कौन 3d2। तो टाइटेनियम के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आ गए 2। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 24। इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं, आर्गन 18, 4s1, 3d5, ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन है, एनॉमलस कॉन्फ़िगरेशन है। अब इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन्स को हटाना है तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला जाएगा, तो क्या बचा 3d4। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने आ जाएंगे 4। तो वेनेडियम के इलेक्ट्रॉन्स थे 3, टाइटेनियम के 2, इसके 4, क्रोमियम के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ये कार्बोनिल नहीं है, कोबाल्ट है, ये इनका खुद का जो मिसप्रिंट है, ये हो रखा है, मिस टाइप कर रखा है ये। तो कोबाल्ट +2, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर क्या होता है, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर है 27। कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 18, 4s2, 3d7। और कोबाल्ट +2 स्टेट में है तो 2 इलेक्ट्रॉन हटा दो, 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से हटाओगे 4s में से, तो बचे कितने 3d7 में बचे। मैंने कहा है कि अगर ये d ऑर्बिटल में जो काउंट है वो 5 से ज्यादा है तो इसको 10 में से माइनस कर दो, 10 - 7 कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आए 3।
सिंपल है। 3d ऑर्बिटल में जितने भी इलेक्ट्रॉन लिखे हुए हैं, अगर वो 5 से कम दिए हुए तो उतने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अगर 5 से ज्यादा है तो 10 में से उसको माइनस कर दो, हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो कोबाल्ट +3 के, इसके +2 के जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आए वो कितने आए? 3। मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किस में है? क्रोमियम में है। तो मैग्नेटिक मोमेंट भी किसकी हाईएस्ट होगी? क्रोमियम की। सॉल्व करके देखना ही नहीं है आगे, सिर्फ हमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पता होने चाहिए, उससे हम मैग्नेटिक मोमेंट आसानी से निकाल सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। उसके बाद 6 क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ निकल इन NiCO4? कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में लिगेंड्स का पता होना बहुत जरूरी है। चार्ज उनका पता हो, डेंसिटी उनकी पता हो, तो क्वेश्चन कोई भी आ जाए आसानी से हो जाएगा। अब देखो इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं दिया हुआ है, सिंपली लिखा हुआ है NiCO4। कार्बोनिल ये ग्रुप है, कार्बोनिल का चार्ज होता है न्यूट्रल, जिसका चार्ज हमें निकालना होता है एक्स का। हम इसका निकल का हमें चार्ज निकालना है तो इसको एक्स मान लो। 4 कार्बोनिल है और चारों का ही चार्ज 0 है तो 0, ऊपर भी कोई चार्ज नहीं दिया हुआ है तो भी 0, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई? क्लियरली 0। लिगेंड्स पता होने चाहिए, लिगेंड्स की जो चार्ज है, उनकी डेंसिटी है, सब कुछ पता होना चाहिए इसमें कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में। तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए, नोमेनक्लेचर का आ जाए, कुछ भी आ जाए, वो सभी आसानी से हो जाएंगे। उसके बाद 7th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट? बॉइलिंग पॉइंट बताना है किसका हाईएस्ट है, और बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करता है? सरफेस एरिया पे, मॉलिक्यूलर वेट पे, दोनों ही चीजों पे डिपेंड करता है। अब देखो यहाँ पे मिथेन वाला पार्ट है, ये भी मिथेन वाला पार्ट है, ब्रोमोमिथेन, क्लोरोमिथेन, ब्रोमोफोम और डाइब्रोमोमिथेन। पहली बात तो क्लोरीन और ब्रोमीन में से किसका मास ज्यादा होता है? ऐसे होते हैं ना हेलोजन्स, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, ग्रुप नंबर 17 में। तो डाउन द ग्रुप क्या होता है? एटॉमिक वेट इंक्रीज होता है क्योंकि एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो रही है, और एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो रही है तो सरफेस एरिया भी इंक्रीज होगा। अब सरफेस एरिया क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वैन वाल्स फोर्सेस के। तो जितना ज्यादा सरफेस एरिया उतना ही ज्यादा वैन वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और उतना ही ज्यादा क्या हो जाएगा? बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। अब इनमें जो ऑप्शंस में दिए हुए हैं उनसे क्लियर हो रहा है कि इसके अंदर एक एक ही कार्बन है। ब्रोमोमिथेन का फॉर्मूला क्या है? CH3Br। क्लोरोमिथेन बस CH3 की जगह, इसमें Br की जगह क्या आ जाएगा? Cl आ जाएगा। ब्रोमोफॉर्म क्या होएगा? जैसे क्लोरोफॉर्म होता है CHCl3, ब्रोमोफॉर्म हो जाएगा CHBr3। और डाइब्रोमोमिथेन क्या होगा? CH2Br2। अब देखो चारों के अंदर एक एक कार्बन है, क्लोरीन वाले को तो पहले ही एलिमिनेट कर दो, क्योंकि क्लोरीन का एटॉमिक मास तो क्या है? ब्रोमीन के कंपैरिजन में कम है। बाकी 3 ऑप्शंस में देखो, यहाँ 1 ब्रोमीन, यहाँ 2 ब्रोमीन, यहाँ 3 ब्रोमीन, जिसमें हेटेरो एटम ज्यादा हो जाएगा उसी का ही जो मास होएगा वो क्या होगा? ज्यादा, क्योंकि ब्रोमीन का जो एटॉमिक रेडियस है वो हाइड्रोजन के कंपैरिजन में तो बहुत बड़ा है। हाइड्रोजन तो सबसे टॉप मोस्ट नंबर 1 पे बैठा हुआ है, और ये ब्रोमीन 35th एटॉमिक नंबर इसका, ये तो 5th लाइन में बैठा हुआ है, 5th पीरियड में बैठा हुआ है। तो यहाँ पे ये 3 हो गए हैं ब्रोमीन एटम्स, तो जितने ज्यादा हेटेरो एटम्स उतना ही ज्यादा इसका क्या हो जाएगा? एटॉमिक वेट, उतना ही सरफेस एरिया, उतनी ही वैन डर वाल्स फोर्सेस, और उतना ही क्या हो जाएगा? बॉइलिंग पॉइंट। तो हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका हो गया यहाँ? ब्रोमो फॉर्म का। मैं इसका पूरा वो लिख देती हूँ, boiling point is directly proportional to surface area, which is directly proportional to van der Waals forces। तो ये रिलेशन है, ये याद रखना कि बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सरफेस एरिया के, और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के। और यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट भी लिख सकते हो सरफेस एरिया के साथ। मॉलिक्यूलर वेट, जितना ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट होता जाएगा उतना ही ज्यादा क्या होगे? वैन डर वाल्स फोर्सेस, और उतने ही ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट। तो ब्रोमोफॉर्म का इसमें क्या हो गया? हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फास्टेस्ट टू रिएक्ट इन SN1 मैकेनिज्म। SN1 मैकेनिज्म में बताना है कौन इन चारों ऑप्शंस में से, टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड और एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड, इन चारों में से कौन फास्टेस्ट रिएक्ट करेगा SN1 मैकेनिज्म में। अब SN1 का रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होता है हमारे पास? SN1 का रिएक्टिविटी ऑर्डर है टर्शियरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। जो हमारे पास एल्काइल हैलाइड है, टर्शियरी वाला सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, सेकेंडरी वाला उससे कम और प्राइमरी वाला उससे कम। क्योंकि जो SN1 रिएक्शन होता है वो 2 स्टेप रिएक्शन होता है, जिसमें फर्स्ट स्टेप में हमारे पास कार्बोकेटायन बनता है, और कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी ऑर्डर भी क्या है? टर्शियरी इज मोस्ट स्टेबल, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी। और SN2 का क्या है, साथ साथ वो भी देख लेते हैं। SN2 का होता है प्राइमरी सबसे ज्यादा रिएक्टिव, सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड उससे कम रिएक्टिव और टर्शियरी सबसे कम रिएक्टिव। क्योंकि इसमें क्या होता है, कंसर्टेड मैकेनिज्म से रिएक्शन होता है। प्राइमरी में स्टेरिक हिंड्रेंस कम होने की वजह से ये जल्दी रिएक्ट कर जाता है, सेकेंडरी में थोड़ी सी स्टेरिक हिंड्रेंस आ जाती है क्योंकि 2 एल्काइल चेन होती है, और टर्शियरी में तो 3 एल्काइल चेन होने की वजह से बहुत ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस, तो ये तो सबसे कम रिएक्टिव है। यहाँ पूछा किसके बारे में हमें? SN1 के बारे में। स्ट्रक्चर ना भी पता हो तब भी ये क्वेश्चन हो जाएगा। देखो क्लियरली लिखा हुआ है टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, सीधा टिक कर दो। टर्शियरी है, आइसो में और सेकेंडरी में क्या होता है, ये सेकेंडरी है दोनों। टर्शियरी में लिखा ही हुआ है टर्शियरी, तो ये टर्शियरी है। और एन वाला जो होता है हमारे पास प्राइमरी। तो सीधा ऑप्शन नंबर ए पे क्लिक करो, टिक करो, मार्क करो। 9th क्वेश्चन क्या दिया हुआ है इसके बाद? Which of the following is obtained from isopropyl benzene? Isopropyl benzene, ये वाला रिएक्शन आपको याद होगा नेमिंग रिएक्शंस में। इस मॉलिक्यूल का नाम है क्यूमीन, और क्यूमीन से हम क्या क्या बनाते हैं? एक तो फिनोल बनता है और एक एसीटोन, दोनों ही बनते हैं ये। तो इसमें आ जाएगा बोथ ऑफ दी अबव। फिनोल्स की प्रिपरेशन में है ये रिएक्शन, प्रिपरेशन ऑफ फिनोल फ्रॉम क्यूमीन। और क्यूमीन का स्ट्रक्चर क्या होता है? यही आइसोप्रोपाइल बेंजीन को ही हम क्यूमीन बोलते हैं। तो इससे एक तो फिनोल मिलता है, एक एसीटोन मिलता है, तो इसमें बोथ ऑफ दी अबव आ जाएगा आंसर। 10th क्वेश्चन है, डैश ओबेज राउल्ट्स लॉ इन ऑल स्टेजेस ऑफ कंसंट्रेशन। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। कौन से सॉल्यूशन ओबे करते हैं राउल्ट्स लॉ? आइडियल सॉल्यूशन। कोई भी कंसंट्रेशन हो, कुछ भी कंसंट्रेशन हो सॉल्यूशन की, तो आइडियल सॉल्यूशन ने क्या करना है? राउल्ट्स लॉ को ओबे करना है। फिर लैंथेनॉइड्स को क्या बोलते हैं? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ये तो 2025 के पेपर में भी आई थी स्टेटमेंट लैंथेनॉइड्स की, वो बताई थी। विटामिन B12 इज ए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑफ कोबाल्ट। कोबाल्ट का ये क्या होता है? एक कॉम्प्लेक्स होता है विटामिन B12। क्लोरोफिल का पूछ ले अगर कोई कि क्लोरोफिल कौन से मेटल का है? क्लोरोफिल होता है मैग्नीशियम का। और हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन में कौन सा मेटल प्रेजेंट होता है? आयरन। ये याद रखने हैं, हीमोग्लोबिन आयरन मेटल, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम और विटामिन B12 में कोबाल्ट। बायोमोलिक्यूल चैप्टर में यही 3 क्वेश्चंस हैं जो हमारी मतलब मेटल की प्रेजेंस दिखाते हैं किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के अंदर। फिर 13th क्वेश्चन है, हाउ मेनी अमीनो एसिड्स आर प्रेजेंट इन इंसुलिन? 51 अमीनो एसिड्स इंसुलिन में प्रेजेंट होती हैं। 14th क्वेश्चन है, विच आइसोमेरिक एल्कोहल्स आर मोस्ट सोल्यूबल इन वाटर? कौन से आइसोमेरिक एल्कोहल्स पानी में कंप्लीटली सोल्यूबल होंगे? आइसोमेरिक कौन से? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी की बात कर रहा है। अब प्राइमरी वाले तो जल्दी सोल्यूबल हो जाएंगे क्योंकि उसमें क्या होती है? अल्कोहल में 2 हाइड्रोजन्स प्रेजेंट होती है एटलीस्ट, ऐसे है प्राइमरी अल्कोहल RCH2OH, 2 हाइड्रोजन आ गई फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। सेकेंडरी में एक ही हाइड्रोजन रह जाएगी, और टर्शियरी में तो बिल्कुल हाइड्रोजन यहाँ पे क्या हो जाएंगी? खत्म हो जाएंगी, ऐसे बचेगा R3COH। तो हाइड्रोजन बॉन्ड का एक्सटेंट क्या हो जाएगा? कम। तो कौन से एल्कोहल्स वाटर में सोल्यूबल है? प्राइमरी एल्कोहल्स। आइसोमेरिक एल्कोहल्स की बात कर रहा है, इट मींस जो एग्जामिनर है वो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी की बात कर रहा है। 15th क्वेश्चन है, फोस्जीन गैस कॉमनली नोन एज?
फोस्जीन गैस क्या होती है? COCl2। इसको हम क्या क्या बोलते हैं? एक तो हम इसको बोलते हैं कार्बोनिल क्लोराइड, या इसको हम बोल देते हैं कार्बन ऑक्सी क्लोराइड। ये दो इसके नाम हो जाएंगे। फोस्जिन गैस COCl2 जिसको कार्बोनिल क्लोराइड भी बोल देते हैं और कार्बन ऑक्सी क्लोराइड भी बोल देते हैं। अब 16th क्वेश्चन में हमारे पास दिया हुआ असर्शन मर्करी सेल इज अ प्राइमरी सेल। मर्करी सेल एक प्राइमरी सेल होता है। दो तरह के हमारे पास प्राइमरी सेल होते हैं, एक होता है मर्करी सेल, एक होता है ड्राई सेल। बात ये बिल्कुल सही है, तो ये ट्रू। अब रीजन हमें देखना है कि क्या रीजन में जो एक्सप्लेनेशन दी हुई है वो असर्शन से रिलेटेड है या नहीं। तो रीजन में लिख रहा है कि इन प्राइमरी बैटरी रिएक्शन अकर्स ओनली वंस एंड कैन नॉट बी रीयूज्ड अगेन। बात ये बिल्कुल सही है। प्राइमरी बैटरी में रिएक्शन एक ही बार होता है, उसको हम रिचार्ज नहीं कर सकते, रीयूज नहीं कर सकते। और इसने जो रीजन दिया है वो असर्शन का ही जो है रिलेटेड दिया हुआ है, उसकी एक्सप्लेनेशन दी हुई है। तो ये भी ट्रू, और दोनों ट्रू और सही एक्सप्लेनेशन, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? ए। यहाँ पे ऐसे ट्रू फॉल्स नहीं लिख के आने हैं, बच्चे अक्सर ही गलती करते हैं कि जो बस असर्शन लिखा है उसके आगे ट्रू लिख दिया, रीजन लिख दिया उसके आगे ट्रू लिख दिया, या फॉल्स जो भी है जैसे भी। लेकिन जो ये ऑप्शन मार्क करने हैं ये मार्क करके नहीं आते। ए। फिर 17th क्वेश्चन दिया हुआ है द हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट रिएक्शन इज वेरिएबल। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की हाफ लाइफ का फॉर्मूला क्या होता है? 0.693 डिवाइड बाय के। के क्या होता है? रेट कांस्टेंट। अब 693 में तो हम कुछ चेंज कर नहीं सकते, वो तो वैल्यू एक फिक्स है, न्यूमेरिकल वैल्यू फिक्स होती है। और के हमें पता है रेट कांस्टेंट है। वेरिएबल का मतलब होता है चेंज हो सकती है। क्या ये चेंज हो सकती है? इसकी इक्वेशन से ही पता चल रहा है। 0.693 डिवाइड बाय के एक कांस्टेंट वैल्यू है, और कांस्टेंट कभी भी वेरिएबल नहीं हो सकता। तो असर्शन हमारी फॉल्स आ गई। जिस भी असर्शन रीजन में असर्शन फॉल्स आ जाए, रीजन पढ़ो ही मत, मार्क कर दो सीधा ऑप्शन नंबर डी। ये देखो असर्शन फॉल्स है, रीजन ट्रू है। जब असर्शन ही गलत हो जाए सीधा ऑप्शन नंबर डी आपको मार्क करना है। तो हमारा 17th का ऑप्शन नंबर आ गया डी। ऐसे पढ़ लेते हैं। For first order reaction, the half life is independent of initial concentration of reactant। और ये बात तो इसने सही लिख दी बिल्कुल कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हाफ लाइफ जो है वो इंडिपेंडेंट है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के। लेकिन जब इसमें असर्शन ही फॉल्स आ गई तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा हमारे पास? डी आ जाएगा। 18th क्वेश्चन है aldehydes are more reactive than ketones towards nucleophilic addition reaction। aldehydes ज्यादा रिएक्टिव है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में। देखो एल्डिहाइड्स और उसमें कीटोन्स में अगर रिएक्टिविटी देखें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन या एडिशन में, तो एल्डिहाइड ही ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। क्योंकि देखो एल्डिहाइड में हमारे पास क्या है? RCO, एक तरफ क्या है? हाइड्रोजन। कीटोन में क्या है? RCO और दूसरी तरफ भी क्या है? एल्काइल पार्ट। एल्काइल पार्ट क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। जब ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इसमें दो दो लगे हुए हैं, कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी? बहुत ज्यादा इंक्रीज। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक क्या हो जाएगा यहाँ पे? डिफिकल्ट। और इसमें क्या एल्डिहाइड के केस में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है। तो जब हम एल्डिहाइड और कीटोन को कंपेयर करें तो एल्डिहाइड के केस में कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है? कम है एज कंपेयर टू कार्बन इन कीटोन। तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक कहाँ पे इजीली हो जाएगा? एल्डिहाइड्स के केस में। तो जिसमें अटैक इजीली हो रहा है वो क्या हो जाएंगे? ज्यादा रिएक्टिव। तो असर्शन हमारी ट्रू आ गई। फिर रीजन दे रहा है एल्डिहाइड्स गिव्स पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट। एल्डिहाइड पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट भी देते हैं, सिल्वर मिरर टेस्ट। पर क्या ये दोनों बातें रिलेटेड है? एक में ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की बात कर रहा है, दूसरे में ये टॉलरेंस रिएजेंट की बात कर रहा है, टॉलरेंस टेस्ट की। तो बातें इंटर रिलेटेड नहीं है, इंटरलिंक्ड नहीं है, लेकिन है दोनों बातें बिल्कुल सही। तो इसका ऑप्शन नंबर आएगा बी। जब असर्शन और रीजन दोनों ही सही हो लेकिन दोनों का कोई तालमेल नहीं है, दोनों लिंक्ड ही नहीं है बातें, तो हम क्या लिखते हैं? इसमें ऑप्शन नंबर बी लिखते हैं। तो ये हमारे फर्स्ट जो 18 क्वेश्चंस हैं वो इसमें कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे सेक्शन नंबर बी,
वैसे तो देखो 19th क्वेश्चन बहुत इजी है, हेनरीज लॉ क्या है और उसकी एप्लीकेशंस क्या है, बट स्टिल इसका और पार्ट न्यूमेरिकल वाला है, तो नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे सेक्शन नंबर बी से स्टार्ट। और इसको 2026 के पेपर को मैं थोड़ा कम वीडियोस में कवर करने की कोशिश करूंगी, क्योंकि 2025 का पेपर 7 पार्ट्स तक गया है, तो इसमें होपफुली 3 या 4 पार्ट्स में हम इसको खत्म कर देंगे, मैक्सिमम 4 पार्ट्स में। वीडियोस लेंथी होंगी, लेकिन ज्यादा पार्ट्स ना बनाते हुए कम पार्ट्स में उसको कवर करने की हम कोशिश करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में सेक्शन बी को कवर करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।